हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विधि संगम में। लो भाई, सारिका नितेश। दोस्तों चलते हैं फिर से, आज देखेंगे जल्दी से द भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी द बीएनएस 2023, जिसको हम आईपीसी से कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपनी वेयर एक्ट लेके कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज से हमें स्टार्ट करना है इसके डेफिनेशन क्लॉज को, सेक्शन 2 को। तो इसके पहले के जो भी प्रोविजंस थे वो आपने देखे और आज हम देखेंगे सेक्शन 2। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 जिसमें की डेफिनेशंस दी हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि जैसे आपने देखा था ना कि बहुत सारी डेफिनेशंस आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 में गिवन थी और काफी सारे आपको सेक्शन लर्न करने पड़ते थे। अब यहाँ अच्छा तो ये है कि केवल सेक्शन 2 है बीएनएस में, सेक्शन 2 है जिसमें की डेफिनेशन गिवन है। हाँ आपको आगे उसमें सब सेक्शंस करके देखना है। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। रेडी हैं आप सभी? तो दोस्तों ये है सेक्शन 2 और सेक्शन में दोस्तों अब यहाँ सब सेक्शन है, तो एक सेक्शन तो 2 ही रहेगा बट सब सेक्शन में आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा किस सब सेक्शन में। तो पहले तो सारे एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को ये लर्न होना चाहिए कि किस सेक्शन में। तो जी हाँ 2 है। जनरली आप सारे एक्ट्स में 2 में ही डेफिनेशन पाते हैं और यहाँ पर एबीसी नहीं है बल्कि सब सेक्शन दिए हुए हैं 1, 2 करके, ठीक है। तो 1, 2 करके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब सेक्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए, इन द संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए भाई बात यह है डेफिनेशन में हम क्या डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन में दोस्तों किस चीज को बताया जाता है, जब किसी कोड में, एक्ट में, संहिता में जो वर्ड्स बार बार यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये संहिता, हम अब बीएनएस की बात करें, ये संहिता जनरली उन वर्ड्स का, उन एक्सप्रेशंस का क्या मीनिंग कहना, क्या मीनिंग निकाली जाए, या वो क्या चाहते हैं, क्या मीनिंग वो देना चाहते हैं, या एक्ट क्या मीनिंग या संहिता क्या मीनिंग देना चाहती है, क्या अर्थ निकलता है उसका, क्या हम इंटरप्रेट करें, जिसमें कि कोई बहस की बात ही न रह जाए। हाँ, अगर कहीं भी पूरी संहिता में ये एक्सप्रेशंस, ये वर्ड्स, ये टर्म्स, ये शब्द, ये कहीं भी आपको लिखे मिलते हैं और उसमें जो आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं शुरू में, उसके अलावा अगर वो कुछ और कहना चाह रहा है, संहिता कुछ और कहना चाह रही है, तो वो वहां फिर चीज मेंशन होगी, स्पेसिफाई होगी कि इसका यहाँ पर ये और मीनिंग निकाला जाए, राइट। तो चलिए दोस्तों, जनरली हम इन टर्म्स की, इन एक्सप्रेशंस की, इन शब्दों का क्या अर्थ समझे कि संहिता में, संहिता ने, बीएनएस ने सेक्शन 2 में बता दिया है। और जो सेक्शन 2 में बताया है दोस्तों, तो वो किसके साथ, सब सेक्शंस के साथ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और हाँ, कंपैरिजन आईपीसी के साथ करते चलेंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन में आपने देखा सबसे पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्ट। एक्ट किसी दोस्त को मेरा याद होगा, मुझे पता है कि आप सब काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छे हैं, और अगर नहीं भी याद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि मुझे नहीं याद है, कोई बात नहीं, अब प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए सबसेक्शन 1 जो कि एक्ट की बात कर रहा है दोस्तों, तो एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। आईपीसी में दोस्तों सेक्शन 33 आप सभी को लर्न होगा, सब देखे होंगे, और वहां आपको याद होगा कि आपने 33 में एक्ट और ओमिशन यानी कि कार्य और लोप दोनों देखा था, जबकि यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में केवल और केवल एक्ट की बात की हुई है, कार्य की बात की है। यहां ओमिशन का जिक्र नहीं है, लोप की बात नहीं है, कार्य के साथ देखिए लोप की बात नहीं है। तो एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। तो ये इक्विवेलेंट टू किसके है, सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी। लेकिन 33 में पहले वहां पर आईपीसी में क्या था, ओमिशन भी था, यानी कि लोप भी शामिल था। लेकिन यहां आप क्या पा रहे हो, आप यहां पर पा रहे हो केवल और केवल एक्ट देख रहे हो, यहां पर ओमिशन का जिक्र नहीं है। बट आईपीसी में यहां पर साथ साथ ओमिशन था, राइट। तो एक्ट और सेम डेफिनेशन एक्ट की आईपीसी में भी यही थी और सेम टू सेम यहां पर आप दोनों जगह पाओगे। डिनोट्स एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट्स। तो भाई किसी कार्य की बात हो रही है तो कार्य चाहे एक हो
या कार्यों की आवली हो, पूरी श्रृंखला हो, उसमें यानी ढेर सारे कार्य हुए हो, जुड़े हुए हैं, तो कार्यों की आवली हो, वो सब एक ही कार्य माने जाएंगे और कार्य का द्योतक होंगे, मतलब उसको भी एक्ट ही समझा जाएगा। तो एक्ट डिनोट्स, यहां पर एक्ट डिनोट्स क्या, एक्ट भी आप कह सकते हो या कह लीजिए एक्ट्स, कहने का मतलब एक्ट्स, या आप इसको बोल सकते हो सीरीज ऑफ एक्ट्स, सीरीज ऑफ एक्ट्स। राइट तो एक्ट को दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 33 आईपीसी में बताया गया था, साथ में ओमिशन भी वहां पर था लेकिन यहां पर नहीं है, लोप यहां पर नहीं है, ठीक। और एक्ट को आप क्या कहोगे, ये एक्ट भी हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट भी, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है, कार्यों की श्रृंखला भी हो सकता है, और इन सबको सिंगल एक्ट माना जा सकता है, नोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट की तरह, राइट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2, जिसमें आप देख रहे हो एनिमल दिया हुआ है, क्या दिया है, एनिमल। और एनिमल की डेफिनेशन आईपीसी में कहां दी हुई थी, तो जी हाँ दोस्तों ये दी थी सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 आईपीसी डिफाइन करती थी किसको, एनिमल को, राइट। और यहां पर बीएनएस में आप देख रहे हैं ये 2 के सबसेक्शन 2 में ही गिवन है। एनिमल मींस एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, सेम डेफिनेशन है दोनों की, यहां पर भी बीएनएस में भी यही है और आपके हमारे आईपीसी 1860 में भी दोस्तों यही था। तो एनिमल्स मींस एनी लिविंग क्रिएचर, जी हाँ उसमें जान होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए और लिविंग क्रिएचर हो, लेकिन अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में भी लाइफ है बट वो एनिमल में यहाँ पे नहीं शामिल है। अच्छा साइंस की बात करते हैं जब हम, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है, लेकिन हम यहाँ लॉ की बात कर रहे हैं और जब लॉ में बात हो रही है तो एनिमल एक इंसान नहीं है, इंसान में भी लाइफ है, एनिमल्स में भी लाइफ है, लेकिन एनिमल एनिमल है और ह्यूमन बीइंग्स है, दोनों को यहाँ पर, दोनों में यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा जिसमें भी लाइफ है, जो लिविंग क्रिएचर है, जिसमें प्राण है, जान है, ठीक है दोस्तों, जो जीवित प्राणी है वो एनिमल है। और बस आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, चलिए ये दिया है सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दिया है, दिस सबसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी, राइट। अब दिस सबसेक्शन, चलिए आते हैं नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड, राइट, चाइल्ड। ये अब देखिए सेक्शन 2 कॉमन रहेगा, हम सब सेक्शंस पर बात करेंगे, राइट। तो ये देखिए सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 में दोस्तों चाइल्ड है, तो ये यहाँ पर इंसर्शन है, ये इंसर्टेड है बीएनएस में, ये आपके आईपीसी में, हमारे आईपीसी में नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, ये खास बात यहाँ पर दी और ये किसमें एड ऑन, इसको लर्न कर लीजिएगा, जो चीजें नई इंसर्टेड है उसको भी स्पेशली डेफिनेशन में हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो you should learn it. Child means any person below the age of what, अब ऑप्शन में दे दिया आपको, है ना। तो भाई यहाँ पर बीएनएस में चाइल्ड वो है जो बिलो 18 इयर्स ऑफ एज है, कितना एज भाई, बिलो 18, बिलो 18 इयर्स, यानी 18 वर्ष से उससे कम का होना चाहिए, 18 इयर्स, बिलो 18 इयर्स, ओके। और ये शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है दोस्तों, ठीक है। तो ये न्यूली इंसर्टेड सबसेक्शन है इन द सेक्शन ऑफ 2 ऑफ बीएनएस। चलिए नाउ नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज 4 सबसेक्शन 4, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, काउंटर फीट दिया है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सबसेक्शन 4 जो है काउंटर फीट या कूटकरण,
जल्दी से कमेंट कीजिए तुरंत से। जब आप क्लास में हैं तो आपको दोस्तों ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जब कहा जाए कि काउंटरफीट, तो बीएनएस का तुरंत आपको यहाँ पे ध्यान कर लेना है कि भाई बीएनएस में तो ये जो है आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में देख रहे हैं, राइट। लेकिन आईपीसी में कहा था, तो जिन स्टूडेंट्स को याद आ रहा हो अपने भी बोलिए, मुझे बता के क्या करेंगे, बट हाँ अगर कोशिश करिए कमेंट करने की तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये कौन सा सेक्शन था, तो ये सेक्शन था दोस्तों सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860 में। सभी दोस्तों को याद आ रहा होगा ना कि सेक्शन 28 था जो कूटकरण को बताता था, काउंटरफीट को बताता था। तो दो चीजें आपने और पढ़ी थी, यही पे थोड़ा सा बात करूंगी, फिर अभी इसको बताऊंगी नहीं। कूट रचना भी आपने पढ़ा था, कूटकरण भी पढ़ा था। तो अभी आप फोर्जरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप काउंटरफीट पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सबको ध्यान आ रहा है ना, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, काउंटरफीट यानी कूटकरण। आपने एक और टर्म पढ़ा है आईपीसी में, कूट रचना, जिसे आप इंग्लिश में फोर्जरी कहते हैं, हम आप सभी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये फोर्जरी नहीं बल्कि हम काउंटरफीट या कूटकरण देख रहे हैं, जो सेक्शन 28 आईपीसी में डिफाइंड था। अब ये यहाँ पर सबसेक्शन 4 में बीएनएस में क्या कहा गया, तो मजे की बात ये है कि डेफिनेशन सेम है, राइट। तो देखो, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। एक व्यक्ति, ये माना जाएगा कि इससे काउंटरफीट किया है। कब किया है, हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। वन थिंग रिजेंबल टू अनदर थिंग। क्या किया इसने कॉजेज ऐसा किया है, मतलब एक चीज को दूसरे चीज के सदृश, उसके तरह बनाया है, बनाने की कोशिश की है, बनाया है। अब यहाँ पर उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिसेप्शन मतलब ये जो उसने किया, भाई हम भी घर में बहुत सी चीजें बनाते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ बहुत सी चीज बना सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज में हमारा इंटेंशन डिसेप्शन का हो, धोखा देने का हो, नहीं भाई। अगर एक व्यक्ति दूसरे चीज के सदृश कोई चीज बना रहा है, और राइट, तो यहाँ पर उसका जो इंटेंशन है वो क्या है दोस्तों, वो इंटेंशन है कि मैं इसके माध्यम से धोखा दूंगा किसी को, डिसेप्शन करूंगा, डिसीव करूंगा, राइट। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये टू प्रैक्टिस होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, किसने कूटकरण किया, who causes one thing to resemble another thing, एक चीज दूसरे चीज की तरह लगे, उसके जैसी बने, सदृश, उसके जैसा, नॉट एग्जैक्टली कि वो ही नहीं है, उसके जैसा बना। और क्यों ऐसा कर रहा है, इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन है यहां पर इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस, इस तरह से जो उसने बनाया किया है उसके माध्यम से वो क्या करना चाह रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को या कुछ लोगों को धोखा देना चाहता है दोस्तों, डिसेप्शन करना चाहता है, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड, या उसको जानकारी है। देखिए एक तो ये इंटेंशन कि वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा धोखा देने की, या वो जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को धोखा दिया जाएगा, ये भी जानकारी है कि मैं करता हूं और दूसरे जाके इस यूज में ये आता है। तो ये है आपका काउंटरफीट या कूटकरण, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशंस 2। तो 1-2 देखें, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट दे इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, जैसा कि आपने आईपीसी में देखा था। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही उसने बनाया हो, कुछ मिलता जुलता बनाया हो। बहुत सारा आप देखते होंगे कि तमाम ब्रांड्स हैं, उसमें कुछ एक स्पेलिंग एरर कर दी, स्पेलिंग में चेंज कर दिया, मिस्टेक कर दी, और जो है इस तरह से शूज बना रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, कुछ भी इस तरह से बना रहे हैं, और जो कि उस ब्रांड का नहीं है, मगर लोगों को क्या लगेगा कि ये उसी ब्रांड का है। और इस तरह से करके सदृश उसके जैसा बना के, सपोज कोकोनट ऑयल किसी भी अगर ब्रांड का है तो उसके जैसा बनाया दूसरा, जिससे कि लोगों को धोखा हो जाए कि ये उसी ब्रांड का है। आप लोग तमाम ब्रांड्स के ड्रेसेस पहनते होंगे, जीन्स पहनते होंगे, शूज पहनते होंगे, है ना। तो कोई काउंटरफीट कर रहा है तो उसके जैसा बनाया कि धोखा हो जाए और उसी रेट में ये चीज हमारी बिक जाए, निकल जाए, सेल हो जाए, धोखा हो अगले को।
इंटेंशन क्लीन एंड क्लियर है कि धोखा देने का आशय होना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए ये, लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये कि जरूरी नहीं कि जो उसने साजिश बनाया है उसके जैसा बनाया है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही बना हो। ठीक है, तो कोड पढ़ने पर आप ये ध्यान रखेंगे कि आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. तो अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसको क्या है, इस बात की जानकारी है। ठीक है, एक चीज के सदृश दूसरी चीज को किया है और वो ये जानता है कि क्या होगी, प्रवंचना हो सकती है। तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए, है ना, जब तक कि क्या हो, प्रतिकूल साबित न हो जाए, ध्यान से देखिएगा भाई, कोर्ट भी मौका देती है ना, दोनों पक्षकारों को सुना जाता है। तो जब अगर दूसरी पार्टी जिस पर की चार्जेस लगे हैं वो अगर प्रतिकूल साबित कर देती है कि ये जो मेरे ऊपर चार्जेस लगे हैं काउंटरफीट के, झूठे हैं, रीजन ये था, ऐसा रिजेंबलेंस का मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, कुछ और रीजन था, तो अलग बात है। और अगर ऐसा साबित नहीं हो पाता है तो देखें, प्रतिकूल साबित न किया जाए, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। अब यहां पर देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट। तो अब ये क्या है, शैल प्रिजम्पशन है। इंडियन एविडेंस एक्ट में मैंने आपको पहले भी और यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, और इंडियन एविडेंस एक्ट में मैंने आपको बताया था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर ये जो उदाहरणा है, ये जो प्रिजम्पशन है, ये किस प्रकार का है, ये है शैल प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट मान रही है कि तुमने काउंटरफीट किया है, हाँ तुमको मौका दे रहे हैं अपनी सफाई में जो कहना है कह लो, अगर कॉन्ट्रारी प्रूफ कर सकते हो, अगेंस्ट प्रूफ कर सकते हो, साबित कर सकते हो तो कर दो। Until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of the resemblance to practice deception or knew to, तो कोर्ट यही अवधारणा करेगी कि ये जो तुमने resemblance कराया है ना, ये जो तुमने साजिश बनाया है, ये इसमें तुम्हारा इंटेंशन श्योर सर्टेन किसी को धोखा देने का था, या तुम जानते थे कि इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, किसी को धोखा दिया जाएगा। तो भाई कोर्ट तो ये प्रिज्यूम कर लेगी, पर हाँ तुमको एक मौका दे दिया, कोर्ट ने क्या किया, तुमको एक मौका दे दिया। किस बात का मौका दे दिया, इस बात का मौका दे दिया कि तुम प्रूफ कर लो कॉन्ट्रारी कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो तो ये ना भाई दो एक्सप्लेनेशन हो गए। दिस सबसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी 1860। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन पर, और ये सबसेक्शन है दोस्तों सबसेक्शन 5। कौन सा सबसेक्शन, ध्यान से देखें, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें क्या डिफाइन है, कोर्ट डिफाइन है। ध्यान से देखें, कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट यहां पर है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस आईपीसी के किस सेक्शन में कोर्ट डिफाइन था, न्यायालय डिफाइन था, किसमें परिभाषित किया गया था। तो चलिए मैं आपको बताती हूं, जब तक आप बता रहे हैं आपके दिमाग में आया तो कमेंट कीजिए। आईपीसी 1860 में सेक्शन 20 में दोस्तों कौन सी धारा थी, धारा थी 20। सेक्शन 20 में कोर्ट डिफाइन था, लेकिन यहां पर सेक्शन 2 ही है, और सब सेक्शन कौन सा है, तो उपधारा है यहां पर 5। राइट, तो देखिए कोर्ट मींस अ जज, और हाँ यहां पर भी जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो सेम है, जो आपने आईपीसी में डेफिनेशन देखी थी वही डेफिनेशन यहां पर है। तो कोर्ट मींस अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। यहां पर भी न्यायालय का वही अर्थ है कि कोई एक जज जो अकेले ही ऐसा सशक्त है, उसको ऐसी पार दी गई है, एम्पावर्ड किया गया है कि वो क्या कर सकता है, वो न्यायिक कार्य कर सकता है। ठीक है, और अ बॉडी ऑफ जजेस, और आपने ये आईपीसी में भी देखा था, और अ बॉडी ऑफ जजेस मतलब जो है यहाँ पर न्यायाधीशों का एक निकाय है, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली।
तो दो बातें आप देख रहे हैं, मींस अ जज, एक जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, राइट। नेक्स्ट क्या है, अलोन, देखिए पहले एक अकेला जज भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, दूसरा अ बॉडी ऑफ जजेस, ऐसी कौन, एक बॉडी ऑफ जजेस, यानी कि उसमें लाइक एज बेंच जिसमें कि बहुत सारे जजेस हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट, ये देखिए, जुडिशियली एज अ बॉडी, एज अ बॉडी, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। तो या तो अकेला जज हो या पूरा जजेस का एक निकाय हो जो किस तरीके से कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है न्यायिकतः कार्य कर रहा है, तो बेंच भी है तो भी माना जाएगा और ये है तो भी माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पे फिर से देखेंगे एक बार, न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकतः कार्य करने के लिए, किसके लिए, न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, राइट। या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में, कैसे, देखिए भाई ध्यान से सुनिए, या तो अकेला न्यायाधीश है जो न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है अविपरीत है। तो कोर्ट मींस क्या हुआ, यहां पर जैसा आपने सेक्शन 20 आईपीसी में देखा था सेम डेफिनेशन है। अब दोस्तों जब आपने आईपीसी पढ़ी थी, तो आईपीसी में आपने देखा होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कोक, राइट, लॉर्ड कोक, the court of justice or the court, this term is originated from a maxim which is given here, a cura quae and curtis publicis curas burabent। ये एक आप क्या देख रहे हैं, एक मैक्सिम देख रहे हैं, और लॉर्ड कोक के अनुसार न्यायालय, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये हुई है इस इंग्लिश मैक्सिम से। कहां से हुई है, इस इंग्लिश मैक्सिम से हुई है कि क्यूरा क्विया एंड कर्टिस पब्लिसिस क्यूरास बुरेबेंट। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। तो न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां न्याय की न्यायिकतः पूर्ति की जाती है, ध्यान से सुनेंगे, न्याय की न्यायिकतः पूर्ति की जाती है, और ये मैक्सिम है। और ये जो मैक्सिम, ये बात किसने कही है, तो लॉर्ड कोक ने कही है, ठीक है। तो क्यूरा क्यूरा एंड कर्टिस पब्लिसिस क्यूरा गुरबेंट, तो ये जो टर्म है द कोर्ट या द कोर्ट ऑफ जस्टिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस मैक्सिम। चलिए आप देखेंगे दोस्तों आज का नेक्स्ट सबसेक्शन, और आज की क्लास में इसको लास्ट सबसेक्शन रखेंगे। नेक्स्ट हम फिर कल की क्लास में देखेंगे सबसेक्शन 7 जो कि डिसऑनेस्टली या बेईमानी से है। और डिसऑनेस्टली या बेईमानी आपकी कहाँ दिया हुआ है आईपीसी में, सभी जल्दी से याद करिए, किसी को याद आ रहा है, जी हाँ, ये कहाँ दिया हुआ था, सेक्शन 24 में दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए, या ठीक है, इसको दोनों को देख लेते हैं, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 दोनों को देखते हैं। तो देखिए भाई, पहले हम देखेंगे सबसेक्शन 6 जो क्या कह रहा है दोस्तों, डेथ के बारे में बात कर रहा है, डेथ। तो सबसेक्शन 6 में डेथ दिया है, जो कि आईपीसी में कहा दिया था, सेक्शन 46 में दिया हुआ था। आईपीसी सेक्शन 46 में डेथ थी दोस्तों, मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल न प्रतीत हो मानव की मृत्यु, यहां पर अर्थ है क्या, मानव की मृत्यु, किसकी मृत्यु, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी मानव की मृत्यु। यहाँ पे मैं जानवर की मृत्यु से, एनिमल की मृत्यु से लेना देना नहीं है, किसी प्लांट की डेथ से लेना देना नहीं है, बल्कि किससे, जब भी पूरे बीएनएस में आप मृत्यु वर्ड देखेंगे तो वो ह्यूमन बीइंग की डेथ से रिलेटेड है। तो बस इसमें करना क्या है, सेम डेफिनेशन आईपीसी में भी थी दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि सबसेक्शन 6 में गिवन है और 46 आईपीसी में है, बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। Next and last, today's last subsection is subsection 7 of section 2 in the BNS, which is equivalent to section 24 of the IPC, and it defines dishonestly, dishonestly यानी बेईमानी से।
डिसऑनेस्टली, द टर्म इज डिसऑनेस्टली, सबसेक्शन 7। और ये किसके इक्विवेलेंट था भाई? सेक्शन 24 आईपीसी। यहां पर कहां दे दिया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन, कुछ भी कर रहे हो, इंटेंशन क्या है, आशय क्या है? जी हाँ, बता रहा है कि तुम्हारा, देखिए आप यहाँ डेफिनेशन में इंटेंशन वर्ड पा रहे हैं कि आशय होना चाहिए, आशय मस्ट है, ठीक, क्योंकि ऑफेंस के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें ही आप जानते हैं कि मेंसरिया होना जरूरी है, क्रिमिनल इंटेंशन होना जरूरी है। तो हर डेफिनेशन में आप जहां पर भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इसे जो कि ऑफेंस बना सकता है, उसमें आप देख रहे हैं कि इंटेंशन कुछ है की बात की है। तो मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, कुछ भी ऐसा कर रहा है, कुछ भी, ठीक है, जिससे कि उसका आशय क्या है? उसका आशय है दोस्तों रॉन्गफुल गेन करने का, गेन करेगा, कुछ प्राप्त करेगा, अभिलाभ लेगा, लेकिन कैसे? दोषपूर्ण, wrongful, गलत तरीके से, wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। ये इंग्लिश वाला और है भाई। wrongful gain, गलत तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से कुछ लाभ प्राप्त कर रहा है, या फिर उस एक्ट के द्वारा जो वो कुछ कर रहा है उसके द्वारा वो किसी अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहा है, यानी कि लॉस यानी उसे नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसा हो रहा है? रॉन्गफुल, गलत, दोषपूर्ण, यानी वो लॉस उसे नहीं होना चाहिए था। जो लॉस वो फेस कर रहा है वो लॉस उसे नहीं होना चाहिए था, रॉन्गफुल है। या रॉन्गफुल गेन का मतलब ये जो लाभ मुझे हुआ, चलिए भाई मैंने पढ़ाई की, मुझे फायदा हुआ, गेन हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, मैंने मेहनत की, किसी फार्मर ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत की तो उसको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो अच्छी बात है, गुड, लीगल है। लेकिन वहीं अगर दूसरे के खेतों से कुछ चुरा के ले आए हो अपने यहाँ, दूसरे के खेतों की कटाई कर ली फील्ड्स की, तो भी तो तुम्हें लाभ ही हो रहा है, लेकिन क्या ये लाभ रॉन्गफुल नहीं है? जी हाँ, ये रॉन्गफुल है, इलीगल है, राइट, अगेंस्ट टू लॉ है। तो कुछ रॉन्ग गेन हुआ लेकिन गलत तरीके से, रॉन्गफुल, या कुछ लॉस हुआ मगर ये लॉस मुझे नहीं होना चाहिए था, मेरी ओर से कोई कमी नहीं थी, बट हाँ किसी और के काम से हुआ है, दैट मीन्स इट इज रॉन्गफुल लॉस। तो जो कुछ भी वो कर रहा है इस इंटेंशन से कर रहा है कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो, इट मीन्स कि वो जो ये कर रहा है उसका इंटेंशन कैसा है, उस इंटेंशन को बोला जाएगा बेईमानी से, डिसऑनेस्टी, विच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट। चोरी का देखिए ये बहुत मुख्य आवश्यक तत्व है कि बेईमानी से, भाई चोर ने कुछ चुरा लिया तो ऑब्वियस सी बात है उसे लाभ हुआ है, गेन हुआ है, लेकिन ये लाभ कैसा है? ये रॉन्गफुल है। और वहीं जिस बेचारे के घर चोरी हुई उसको तो लॉस हुआ, लेकिन लॉस कैसा हुआ? रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो वहां जो इंटेंशन वर्क कर रहा था उसके एक्ट से, जो रात में घुसा और चोरी कर ली, वो क्या था दोस्तों? वो था डिसऑनेस्टली। ओके, तो ये आपने देखा सबसेक्शन 7। अब है देखिए सबसेक्शन 8 जो कि है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, जैसे कि आज की क्लास में मैं नहीं बताऊंगी, आज की क्लास में मैंने आपको सबसेक्शन 7 तक बताया है, राइट, तो इसको याद कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपका एक साथ दोनों आईपीसी रिवीजन हो रही है और बीएनएस रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, और डिफरेंस के साथ आप पढ़ेंगे तो दोनों चीजें आपके चुटकियों में आ जाएंगी। तो एक तरह से समझिए आईपीसी का रिवीजन और बीएनएस की स्टडी दोनों हो रही है। तो भाई अपने कॉपी नोट्स कॉपी के में नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, बैरक में मार्क करते जाइएगा, और हाँ भाई लर्न करना भी मस्ट है। और एक और खास बात, आजकल के जो मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हो रहे हैं, अपनी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन डेफिनेशन पर क्वेश्चन की भाई कोड किसे कहते हैं, या फिर डिसऑनेस्टली पर नोट्स लिखो, ठीक है, या इस तरह से जो भी कुछ आपने पढ़ा या बेईमानी से बताइए, तो इस पे आप 1 2 3 बार पढ़ के अच्छे से बिना देखे राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जिससे कि इस बार जज आप ही बने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे आज के परमिशन दें, मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।